Namaskar. I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to our live and interactive session. This is our special series titled NEP 2020 Empowering SEGDs. And why are we having this series? Well, we are celebrating 6 years of NEP 2020. So it's a week-long celebration where we are trying to understand NEP 2020 along with different aspects related to the same like SEGDs, quality access to education and much more. So you're watching us live right now on PME Vidya ISL channel number 31. It's India's first and totally dedicated channel to ISL in education. We're also streaming live on our YouTube handles NCERT Official and NCERT Events. आप हमें लाइव देख रहे हैं और आज हमारा सेशन है डे 2 का। कल डे 1 पर हमने बात करी थी बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ SEDGs अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव और आज हम बात करने जा रहे हैं डे 2 पर ensuring access to quality education NEP 2020. Well, it's not just about education anymore, it's about quality education. और इसके बहुत सारे aspects हैं क्योंकि यहाँ पर हम टीचर्स को सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को, मासेस को सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। NEP 2020 आखिर क्या ऑफर करता है हम सभी के लिए वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक तरीके का अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक और बेनिफिट है, वो है एक कोर्स जिसे लॉन्च किया जाएगा दीक्षा पर। जी हाँ, इस सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम दीक्षा पर लॉन्च कर रहे हैं एज अ कोर्स, जिसको आप डेफिनेटली अटेंड करें, असेसमेंट में पार्टिसिपेट करें एंड इफ यू स्कोर मोर देन 70% यू विल बी ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट। दीक्षा पर इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसकी सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेशन, द ट्रेनिंग सीरीज टू बी प्रिसाइज, दैट इज ऑन फ्राइडे। और कल रजिस्ट्रेशंस मिडनाइट क्लोज हो गए एंड वी हैव क्रॉस द 1 लाख मार्क। आप सभी को बहुत थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस बिकॉज नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच ऑल आवर सेशंस वेरी केयरफुली। इन केस कोई लाइव सेशन आप नहीं देख पाते हैं तो उसके अपलोडेड वर्जन्स अवेलेबल रहेंगे, दीक्षा पर भी रहेंगे और हमारे डिफरेंट यूट्यूब हैंडल्स पर भी रहेंगे, तो आप उन्हें वहां से एक्सेस कर सकते हैं। टू मेक दिस सीरीज ऑल द सेशंस inclusive, engaging and really joyful, we are joined by our Indian Sign Language interpreters. Right now you're watching on screen Miss Anushka Sharma and she'll be accompanied by Miss Shikha. Namaskar, we welcome both of you to the session. और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट से कुछ भी पूछना चाहते हैं, सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आवर फोन नंबर इज 8800440559. We also have a dedicated email ID for you, that is dai.ie@cret.nic.in. इसके अलावा हमारे दोनों यूट्यूब हैंडल्स NCERT Official और NCERT Events पर भी आप अपने क्वेश्चन, सजेशंस और फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मैंने कल भी कहा था, फ्रॉम आवर मदर टंग वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द ग्लोबल ड्रीम्स एंड वी आर कन्वर्टिंग द स्किल इन एवरी स्ट्रीम। और सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर स्किल्स की भी बात हो रही है। तब भी हम कहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, और जब क्वालिटी वर्ड आ जाता है तो क्वालिटी सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है, हमारे डाइवर्स लर्नर्स के लिए है जो कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को प्रेफर करते हैं। अब इसको एक्सेस किया कैसे जा सकता है, क्या इसमें गवर्नमेंट के और प्रोविजंस हैं, क्या ऐसी पॉलिसीज, गाइडलाइंस और ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं हम सभी के लिए, उस पर हम डेफिनेटली चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन में। लेकिन इसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे गेस्ट। सो प्लीज जॉइन मी in welcoming Miss A. Shreja. Ma'am is IES, Economic Advisor from Department of School Education and Literacy, Ministry of Education. Ma'am, namaskar and very warm welcome to you. We are also joined by Professor Pratima Kumari. Ma'am is Professor of Economics and co-head for Faculty of Economics, Department of Education in Social Sciences, NCERT. Ma'am, namaskar and very warm welcome to you. Namaskar. And last but not the least, we are also joined by Dr. Shweta Tanwar. Ma'am is Assistant Professor from Department of Gender Studies, NCERT. Ma'am, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। Thank you. So, हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ डेफिनेटली इस सेकेंड डे के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो पहला क्वेश्चन आता है वो जो है सबसे पहले यही होता है कि जो हमारा टॉपिक है उसे डिकोड करते हैं। एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, इसको NEP 2020 ने बहुत अच्छे तरीके से रीडिफाइन किया है। सो श्रीजा मैम, आई वांट टू आस्क यू कि जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग क्वालिटी
एजुकेशन की डेफिनेशन है वो क्या है. सेकेंडली ऑफ कोर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ SEDGs हम बात करेंगे और ग्राउंड लेवल पर क्या चेंज हो रहा है, बिकॉज पॉलिसीज़ बनती हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर ग्रास रूट लेवल तक लास्ट माइल लर्नर तक ना पहुँचे तो उसका कोई यूज़ नहीं है. तो क्या बदला है ग्राउंड लेवल पर? Thank you, Harpreet. A very good afternoon to all our viewers, and it's extreme pleasure to and would like to thank NCERT for inviting me to this session. And from the Ministry of Education, we would like to give a perspective of how we are addressing this goal of socio-economic disadvantaged groups through under as recommended in our NEP 2020. Now, NEP 2020 is a policy that has is the policy in place that would be taking our youth today to the on the path to Viksit Bharat, and we have a special focus on socially economically disadvantaged groups. And as we see the data, if you see the maximum number of dropouts happen in among these groups only. So the policy as well as our interventions are paying special focus on making our education as much as possible equitable, accessible and inclusive. And in this context, our NEP policy has given a broad definition of socio-economically disadvantaged groups, which covers gender identities, that is female as well as transgender, socio-cultural identities, that is our scheduled castes, scheduled tribes, OBCs and minorities, then geographical identities, that is the remote corners of our country where it's difficult to reach, plus also the children who have been identified as requiring special assistance as per the Right of Persons with Disabilities Act 2016, as well as those who have been a little disadvantaged because of their social or economic background, be they be street children or out of school children or any category of children. So NEP is designed in such a way that we don't leave out any children, cover all children in the age group of 3 to 18 years in the school education system. And towards this we have the policy is framed in this manner. And if you see how the guiding principle is, equity and inclusion are not an add-on, they are treated as an overarching priority across every level of school education. So in this regard, we have also been trying to cover some areas in our NEP. The broad areas that our NEP covers is inclusive and equitable education, then digital inclusion, then community participation, skill education, flexible learning pathways, use of assistive technologies, then focus on teacher capacity building, then emphasis on mother tongue and home language to reach the last mile, then making the curriculum as inclusive as possible by inclusion of braille and ISL and other digital equipments to make it easily read on for the children irrespective of their disabilities, then emphasis on foundational literacy and numeracy, then having special education zones where education is in a backward position, and then emphasis on a gender inclusion fund to focus on female participation in school education. So these are the broad areas that NEP is trying to cover policy wise, and I hope Harpreet, it is answering our query. Yes, that definitely answers my question, ma'am. And now that we have understood what NEP 2020 is, what exactly the vision of NEP 2020 is, and we also learned what are SEDGs, it's now time to address the challenges and look at the role of NCERT while doing the same. So, प्रोफेसर प्रतिमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम बात तो कर रहे हैं इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, हम डाइवर्स लर्नर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके लर्निंग प्रेफरेंसेस को हम एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, पर इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, कॉन्टेक्स्ट इतना डाइवर्स है, एनसीईआरटी के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि एनईपी 2020 की विजन को साथ में लेकर चलते हुए इन सब डोमेन्स को कवर किया जाए?
या हरप्रीत, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। NCERT SEDGs के अंतर्गत जो भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अभी सीजा जी ने बताया कि इसमें 5 और 6 जो है कैटेगरीज हैं, जो जिसमें कि NEP 2020 ने इनको डिवाइड किया है। लाइक जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, तो उनसे रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं कि हम जेंडर कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करें। उसी तरह से सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, मीन्स लाइक जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक सच एज शेड्यूल्ड कास्ट हैं, देन शेड्यूल्ड ट्राइब, OBCs एंड माइनॉरिटीज़, उनको हम किस तरह से एड्रेस करें। जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड भी चैलेंजेस आते हैं, एंड देन डिसेबिलिटीज़ को लेकर भी चैलेंजेस आते हैं, एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर भी चैलेंजेस आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है जो आपने पूछा कि इनको हम कैसे एड्रेस करते हैं। तो NCERT के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि किस तरह से हम इनको एड्रेस करें, और एक हमारा जो लास्ट लर्नर है देश में, जो लास्ट टीचर है, उस तक हम अपनी इन सब एड्रेसेस को, इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करके अपनी बातों को उन तक पहुंचाएं। और NEP 2020 के जो कंसर्न्स हैं वो एक लास्ट बच्चे तक पहुँचे, उसके लिए NCERT अपने टेक्स्ट बुक्स के थ्रू इसको एड्रेस करने की कोशिश करती हैं। वो प्रोवाइड करती हैं सब्सिडाइज्ड रेट पर टेक्स्ट बुक्स को, और डेजी फॉर्मेट जो है, डेजी फॉर्मेट में भी इनको प्रोवाइड किया जाता है टेक्स्ट बुक्स को, ताकि इंक्लूसिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाए। जो हमारे चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट हैं, वो बच्चे किस तरह से इन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें, तो उसका भी ध्यान NCERT रखती है और डेजी फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक्स को निकालती है, वेबसाइट पर डालती है। ट्रांसलेट भी करती है NCERT अपनी टेक्स्ट बुक्स को 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। हमारी NCERT की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया गया है, और टेक्स्ट बुक्स, ये सारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं हमारे NCERT की वेबसाइट्स पर सॉफ्ट कॉपी में PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। NCERT की वेबसाइट है www.ncert.nic.in। आप इस पर जाकर के हमारी सारी ये 22 लैंग्वेजेस में टेक्स्ट बुक्स को, डेजी फॉर्मेट में टेक्स्ट बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि टेक्स्ट बुक के अलावा और क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाता है। हरप्रीत, इसमें एजुकेशनल रिसोर्सेज की मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कि NCERT बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज बनाती है, टीचर्स के लिए भी बनाती है, और टीचर्स के थ्रू बच्चों तक पहुँचने की कोशिश करती है। तो टीचर्स के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज में मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगी यहाँ, जैसे कि हैंडबुक्स बनाती है NCERT, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल्स बनाती है, और टेक्टाइल मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती है, स्पेशल मॉड्यूल्स भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि अभी हाल ही में कोऑपरेटिव्स इन इंडिया एक मॉड्यूल बनाया गया था, स्पेशल मॉड्यूल, जो कि ये सभी हमारे NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विरासत और विकास एक ये स्पेशल हमारा बुकलेट है, ये भी हमारे NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें कि विरासत और विकास किस तरह से हम दोनों को साथ लेकर के चल सकते हैं, इस तरह से हम ये एजुकेशनल रिसोर्सेज बनाते हैं, ताकि जो हमारे क्रॉस कटिंग थीम्स हैं उनको भी हम एड्रेस कर सकें साथ साथ SEDGs के। इसी के साथ में मैं एजुकेशनल किट की बात करना चाहूँगी। NCERT ने डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज जैसे कि साइंस एंड मैथमेटिक्स, इनमें भी एजुकेशनल किट्स बनाई हैं, और इसके थ्रू भी NCERT लास्ट बच्चे तक, लास्ट टीचर तक पहुँचने का प्रयास करती है, जिनमें अभी हाल ही में जादुई पिटारा जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए लॉन्च हुआ था, और वो सभी स्कूलों तक, चाहे वो गवर्नमेंट के जितने भी, चाहे नवोदय विद्यालय हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हैं, चाहे वो PM श्री विद्यालय हैं, सभी में जो है ये जादुई पिटारा पहुंच चुका है। साथ में जादुई पिटारा भी NCERT ने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि जिन क्षेत्रों में हमारी फिजिकल फॉर्म में ये एजुकेशनल किट नहीं पहुंच पाए, तो वो लर्नर्स भी इस जादुई पिटारा के द्वारा इस मटेरियल को, जो एजुकेशनल किट है, इसको एक्सेस कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। साथ ही ये हमारे एजुकेशनल रिसोर्सेज टेक्स्ट बुक के फॉर्म में हो गए और अदर रिसोर्स मटेरियल हो गए।
अब एनसीईआरटी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ भी करती है, जैसे कि रोल प्ले एंड फोक डांस ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें कि हमारे भारत के विभिन्न जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो हमारे डिफ़िकल्ट टेराइन्स हैं, वहाँ से भी बच्चे इस रोल प्ले एंड फोक डांस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी कलाओं का विभिन्न कलाओं का इसमें प्रदर्शन करते हैं। इस साथ ही योगा क्विज भी हमारा एक एनसीईआरटी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें कि लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कला उत्सव भी इसी श्रृंखला में एनसीईआरटी ऑर्गेनाइज करती है और कला उत्सव के माध्यम से भी जो हमारे दूर दराज क्षेत्रों के और जो डिफ़िकल्ट टेराइन्स के बच्चे हैं, ट्राइबल एरियाज़ के भी बच्चे हैं और बहुत गरीब क्षेत्रों से भी बच्चे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन विभिन्न माध्यमों से करते हैं। तो इस तरह से हरप्रीत टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से एनसीईआरटी जो एसईडीजीज़ के रास्ते में चैलेंजेस आते हैं उनको एड्रेस करने का प्रयास करती है। साथ ही एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो एनसीईआरटी कंडक्ट करती है स्टेट्स के थ्रू, एससीईआरटीज़ के थ्रू की रिसोर्स पर्सन्स को ट्रेन करने का, ये प्रोग्राम नीड बेस्ड भी हो सकते हैं और ये प्रोग्राम एससीईआरटीज़ के लिए एनसीईआरटी भी अपने पीएससी प्रोग्राम्स के माध्यम से प्रपोज करती है और इन टीचर्स को, डाइट के टीचर्स, लेक्चरर्स को, टीचर्स को जो है वो ट्रेन करती है। तो इस तरह से हम एसईडीजीज़ जो है हमारे उनके चैलेंजेस जो हैं डिफरेंट, एनसीईआरटी अपना पुरजोर प्रयास करके उनको एड्रेस करने का प्रयास करती है। मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपने कहा कि टीचर्स की कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वर्कशॉप्स होते हैं काफ़ी और हर टीचर तक पहुंचा जा रहा है। इसके साथ ही पेरेंट्स को भी अवेयर करने के लिए कई प्रोग्राम्स होते हैं। इनफैक्ट हम जिस मीडियम पर अभी ये सीरीज़ कर रहे हैं, पीएमई विद्या चैनल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो एनसीईआरटी ने डेवलप किया उन सभी बच्चों के लिए पोस्ट कोविड, जो कि एक हम लेबल नहीं कर रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और जब हम उस ग्रुप को कह रहे हैं तो प्लीज़ ये मत समझिए कि हम किसी को लेबल कर रहे हैं, हम सबकी अपनी यूनिकनेस और हम सबकी अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स भी हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से भी चैलेंजेस हैं जिसे एनसीएफ ने भी एड्रेस किया है। मैम आप उस पर भी थोड़ा सा डिटेल में बात करें। हाँ, मैं हरप्रीत, बहुत ही अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC 2023 के माध्यम से एनसीईआरटी ने अपने जो स्कूल करिकुलम है उसको चेंज किया है। और जो कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स का, तो इसमें मिडिल स्टेज की जो टेक्स्ट बुक्स हैं ग्रेड 6 एंड 8 की, वो पब्लिक डोमेन में हैं अभी। तो वो सोशल साइंस का जो करिकुलम है वो बहुत ही विजिबल तरीके से न्यू टेक्स्ट बुक्स, जो इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक्स की सीरीज आई है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसके माध्यम से एनसीईआरटी ने डिफरेंट चेंजेस करके एसईडीजीज़ के चैलेंजेस को एड्रेस करने का प्रयास किया है। उनमें से एक मैं इसमें यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगी कि उसने सोशल साइंस की अलग अलग टेक्स्ट बुक्स ना बनाकर एनसीईआरटी ने एक इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक बनाई है जो कि इंटीग्रेटेड थीम्स पर आधारित है। उन थीम्स में जैसे कि मिडिल स्टेज की मैं बात कर रही हूँ सोशल साइंस की, ग्रेड 6 to 8, तो इसमें जो सीरीज़ है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसमें जो मेन थीम्स हैं, इंटीग्रेटेड थीम्स हैं, वो 5 थीम्स हमने लिए हैं। पहला जो थीम है वो इंडिया एंड वर्ल्ड, लैंड एंड पीपल। दूसरा टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट की हम बात करते हैं, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस की बात करते हैं। गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी थीम में हम गवर्नेंस की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात करते हैं, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, इसके अंदर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। तो हमने इसमें एक इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक्स जो इंटीग्रेटेड थीम पर आधारित है उसको बनाया है और उसको बना करके जो एसईडीजीज़ के विभिन्न कंसर्न हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। तो इसमें किस तरह से हम इसको करते हैं, जैसे कि
एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और पेडागोजिकल मैकेनिज्म यूज़ किया गया है, जैसे कि डिसमेंटलिंग स्टीरियोटाइपिंग जेंडर रोल्स through visuals and narrative representations and inclusion of women's historical and social contributions and transgender inclusivity. So इस aspect को जो gender biases हैं या gender के stereotype roles हैं, हमने ये कोशिश की है कि text books में इन माध्यम से इनको दूर करने का प्रयास किया है। फिर हम focus on SEDGs पर स्पेशल फोकस रहता है। लोकल कॉन्टेक्स्ट, सबसे ज़्यादा जो NEP 2020 का फोकस है हरप्रीत, वो ये है कि नेशनल लेवल पर जो भी टेक्स्ट बुक्स बने वो लोकल फ्लेवर के साथ आए। तो जो कॉन्टेक्स्ट है इन टेक्स्ट बुक्स का वो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए गए हैं, केस स्टडीज़ इसमें दी गई हैं, ताकि जो लोकल फ्लेवर है वो नेशनल लेवल की टेक्स्ट बुक्स में उभर करके आए। फिर उसी तरह से इन जो पुस्तकों में कल्चरल रूट्स हैं इंडिया की, उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। मैम ये तो आप जो उसका कंटेंट उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनफैक्ट टेक्स्ट बुक्स के कवर पेज भी अपने आप में इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि वो भी आपको बता देते हैं कि उस पूरी टेक्स्ट बुक का जिस्ट क्या है। सो वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा इनोवेशन है। जी इसी में मैं कुछ अपनी जो पाठ्य पुस्तक हैं ग्रेड 6 से 8 की, तो मैं एक ग्रेड 6 की जो हमारी पुस्तक है उसके ऊपर फोकस करना चाहूँगी, जो उसका चैप्टर 13 है, द वैल्यू ऑफ वर्क। उसमें हम इस दिखाया गया है कि वुमेन को एक एयरफोर्स पायलट के रूप में, कि जो वुमेन का एक ट्रेडिशनल रोल है उससे हट के जो नॉन ट्रेडिशनल रोल है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो ये एक स्टोरी है जिसमें कबीर और ये आंटी है इनकी, तो ये चलती है ये स्टोरी, और इसमें इस तरह से जो ये आंटी हैं वो वुमेन एज एयरफोर्स पायलट हैं, और ये इनकी नेबरहुड में काफ़ी एक अच्छी खासी मतलब इनकी प्रेस्टीज है। तो ये इस स्टोरी के माध्यम से इनका जो रोल है वुमेन का, वो ट्रेडिशनल से नॉन ट्रेडिशनल रोल की तरफ हमने पुस्तक में दिया है, इस चैप्टर में दिया है। उसी तरह से इसी चैप्टर में हमने जैसे कि कुकिंग जो है, कुकिंग फूड, वो वुमेन का ट्रेडिशनल वर्क माना जाता है, और हम अभी तक अपना वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है टेक्स्ट बुक्स में अधिकतर हम उसको ट्रेडिशनल रोल्स में ही दिखाते आए हैं। लेकिन जो कुकिंग का जो काम है वो एक स्किल्ड वर्क है और ये एक शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी का एस्पेक्ट भी हमने अपनी टेक्स्ट बुक में विजुअल्स के थ्रू शो करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो फूड कुक कर रहे हैं फैमिली के लिए, इसी तरह से जो मदर है वो अपने बच्चों को स्टडीज़ में हेल्प कर रही है, और वुमेन एक लॉयर के रूप में भी काम कर रही है। इसी तरह से विभिन्न और भी इसमें रेफरेंसेस हैं, जैसे कि वुमेन as an employee of bank, women as an employee of retail stores, and you know there is a story in the in chapter 13 like Kavya is doing is an employee in the village post office, and she is working there, and after the office work, when she comes back at home, she starts she conducts the online classes also. Wow. So इस तरह से जो नॉन ट्रेडिशनल रोल्स हैं वुमेन के, हम इस पुस्तक में दर्शाने का बहुत ही अच्छे से सफल प्रयास किया गया है, ये मैं कहना चाहूँगी। उसी तरह से वुमेन का जो फार्म का जो डेयरी कोऑपरेटिव है, फ्रॉम फार्म टू प्लेट, ये भी जो है इसमें शो करने का कोशिश किया गया है। जो चैप्टर 14 है हमारा ग्रेड 6 की टेक्स्ट बुक में, जो थीम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस, इसके अंतर्गत एक चैप्टर है 14 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस करके। तो इसमें जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, हाँ, जिस अमूल के नाम से फेमस है, इसको इसमें शो किया गया है कि ये जो वुमेन है, ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ना केवल फार्म में है, बल्कि इनका डिसीजन मेकिंग में भी इनका रोल है कि ये अपने मिल्क से क्या चीज़ बना सकते हैं। मीन्स लाइक वो पनीर बना सकते हैं, वो कर्ड बना सकते हैं, तो डिफरेंट इनके आइटम्स बनाने में भी उनका डिसीजन मेकिंग में रोल है। तो वो भी इस विजुअल्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है।
तो इस तरह से एक और हम इसमें देखते हैं कि लाइक एक ग्रैंड मदर हैं, वो अपने बच्चे के साथ खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं फैमिली के लिए। तो इट्स नॉट ओनली द लेडीज वर्क, सो मीन्स लाइक इट्स अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है थ्रू विजुअल्स। एंड एक और इसमें है कि जो पेरेंट्स है, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट दिया गया है, बट उसमें ये चीज़ ही दिखाई गई है कि जो डॉटर है वो हेल्प कर रही है बच्चे अपने भाई को, और भाई जो है वो कुक कर रहा है। तो ये इस तरह से जो हमने इसमें विजुअल्स के थ्रू जो डिफरेंट रोल्स हैं वुमेन के, नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, उनको अच्छे से रिफ्लेक्ट किया गया है। उसी तरह इसी श्रृंखला में आप एग्जेम्पलरी सरपंच देख सकते हैं, ध्यानेश्वर कांबले, जो एक ट्रांसजेंडर पर्सन है और वो इलेक्ट हुई हैं सरपंच के तौर पर, और उनके विलेज में वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। और इसी तरह से भील कम्युनिटी की जो लेडी हैं वंदना मैदा, वो भी एक सरपंच का जो है वो काम कर रही हैं। तो इस तरह से जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं उनको चैलेंज करके एनसीईआरटी ने इन वुमेन का जो नॉन ट्रेडिशनल रोल सोसाइटी में आ रहा है उसको पुस्तकों के माध्यम से बहुत ही अच्छे से व्यक्त करने की कोशिश की है। इसी तरह से हमारी जो वुमेन है वो एयरफोर्स में भी जा रही हैं, और एयरफोर्स के साथ साथ डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं। तो ये रोल्स भी विजुअल्स के माध्यम से बहुत ही अच्छे से दिखाए गए हैं। सो ना केवल प्रेजेंट रोल्स, बट वुमेन का 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या रोल रहा है, वुमेन पार्टिसिपेशन कैसा रहा है, वो भी इस विजुअल के माध्यम से बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। जी। सो इसी तरह से जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, एनसीईआरटी ने टेक्स्ट बुक के माध्यम से इन इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को भी दूर करने की कोशिश की है। लाइक फ्री ओपन एक्सेस डिजिटल अवेलेबिलिटी, दीक्षा और ई पाठशाला ऐप के माध्यम से एनसीईआरटी ने फ्री ओपन एक्सेस दिया है सभी लर्नर्स को, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। और साथ में जो लो कॉस्ट एंड फिजिकल प्रोडक्शन एंड सब्सिडाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेक्स्ट बुक का, ये भी एनसीईआरटी करती है इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को दूर करने के लिए। मैम, इंक्लूजन इन एजुकेशन की बात हम तभी कर सकते हैं जब इंक्लूजन इन सोसाइटी हम दिखाएंगे, और लोकल कॉन्टेक्स्ट पे के बारे में ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप एक रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को अर्बन सेटिंग का कोई एग्जांपल दे रहे हैं, उसे रिलेट नहीं कर पाएगा, उसका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा, और डेफिनेटली लर्निंग जॉयफुल नहीं बन पाएगी, जो एनईपी 2020 का एक मोटो भी है। आपने बताया क्योंकि हमारे जो लर्नर्स हैं वो इतने डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। इंक्लूजन मींस कि कोई अर्बन से आ रहा है, कोई रूरल से आ रहा है, कोई किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल क्लास से आ रहा है, कई चिल्ड्रन है विद स्पेशल नीड्स। हर किसी के अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, और जो हमारा हिस्ट्री है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो इतने रिच है कि वहाँ पे ऑलरेडी सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो आई थिंक ये उपनिषद से भी आपने कुछ वहाँ पर टेक्स्ट लिया है जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया है चैप्टर्स में। हाँ, ये हरप्रीत ग्रेड 6 का ही चैप्टर 7 है। उसमें ये डिबेट है गार्गी और याग्वल्की की, बहुत ही फेमस डिबेट है कि ये एंशियंट टाइम्स से हमारे भारतीय संस्कृति में वुमेन को क्वेश्चनिंग करने का अधिकार दिया गया था। तो इसको भी पुस्तक में इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है कि डिबेट्स और क्वेश्चनिंग जो हैं वो उनका बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान था, और वो ना केवल मेन कर सकते थे, वो वुमेन भी कर सकती थी और चिल्ड्रन भी कर सकते थे। जैसे कि नचिकेता की कहानी आप देखते हैं, तो उस नचिकेता की कहानी के माध्यम से भी ये रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है इसी सेम चैप्टर में कि बच्चे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कोइंसिडेंटली हमारा आज का सेशन भी ऑल विमेन पैनलिस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ को दर्शाते हैं कि विमेन आगे आती हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, और सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। मैम, बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, मैं स्क्रॉल करूंगी, कुछ इमेजेस के बारे में आप प्लीज़ जल्दी से बताते रहिए। इंडिया का मैप है, यहाँ पर जो क्विजीन्स है, फूड आइटम्स है, हाँ, उनको भी
यस यस सो इसमें ये भी हमारा ग्रेड 6 का ही मैंने लिया है, चैप्टर 8। तो इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी फूड के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि फूड फॉर ऑल मीन्स कि सभी के लिए जो फूड है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट हमारे ग्रेन्स, हम मिलेट्स, हाँ ये सब पैदा हो रहे हैं, और हमारा फेस्टिवल्स डाइवर्सिटी है एंड मीन्स यू नो फूड में डाइवर्सिटी है बट वी आर यूनाइटेड, ये कॉन्सेप्ट देने का इसमें कोशिश प्रयास किया गया है। उसी तरह से जो डिफरेंट नेम्स ऑफ सिमिलर फेस्टिवल्स हैं across India about the same date, मीन्स लाइक मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड, उसके साथ में इतने सारा आपके फेस्टिवल्स हैं जो इन्हीं डेट्स पर मनाए जाते हैं भारत के विभिन्न भागों में। अब इसी तरह से अगर मैं कल्चरल रूटेडनेस के जो चैलेंज है हमारे सामने, और NEP 2020 ने कल्चरल रूटेडनेस के ऊपर विशेष बल दिया है, तो उसको भी एड्रेस करने का प्रयास किया है टेक्स्ट बुक के माध्यम से। ये ग्रेड 8 पार्ट 2 का चैप्टर है 3, जिसमें कि उदयगिरी खंडगिरी केव्स दिखाई गई हैं जो कि भुवनेश्वर के पास हैं ओडिशा में। और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेड 8 पार्ट 2 चैप्टर 3 है, इसमें मोहनजोदाड़ो का टाउन प्लानिंग दिखाया गया है। ये धौलीवारा का और एक ये है। आपका धौलावीरा है। धौलावीरा आपको पता ही है कि ये 2600 BCE ये अभी हाल ही में इसको खोजा गया था। और अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक हैं इसमें ना कि कल्चरल रूटेडनेस बल्कि जो ट्राइबल पर्सन्स हैं उनका भी इसमें रिफ्लेक्शन है। तो ये ग्रेड 8 पार्ट 2 है चैप्टर, इसमें एक चैप्टर है चैप्टर 2, उसके अंदर बिरसा मुंडा जो है, जो मुंडा ट्राइब से आते हैं, उनका एक फियरलेस लीडर जो है वाइड स्प्रेड अपराइजिंग जो कि उलगुलान अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को मोबिलाइज किया था टू रिजेक्ट द कॉलोनियल अथॉरिटी। सो बिरसा मुंडा को भी जो है इसमें स्थान दिया गया है, और बिरसा मुंडा का जो कंट्रीब्यूशन है उसको बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर में बताया गया है। अब इस तरह से ही अगर मैं कल्चरल रूटेडनेस की बात करती हूँ तो हिडिंबा देवी टेम्पल जो 16th सेंचुरी में बनाया गया है वो डेडिकेटेड है हिडिंबा, जो कि भीम, महाभारत से जो भीम है उनकी वाइफ। तो हमें मतलब हिस्ट्री से, अपने स्क्रिप्चर से काफी चीजें हमने ली हैं, और हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती है, हमारे कल्चर का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब जब हम बात कर रहे हैं NEP 2020 की, तो डेफिनेटली हमने ये समझ लिया कि उसका फोकस है कि सब तक शिक्षा पहुंचे, और शिक्षा उनके हिसाब से पहुंचे, उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पहुंचे। तो अब तो श्वेता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मार्शलाइज सेक्शंस पर हम फोकस कर रहे हैं, और हमारे NEP 2020 में प्रोविजंस भी हैं टू प्रमोट जेंडर इंक्लूजन एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरीबडी। मैं इसमें जानना चाहती हूँ कि NEP 2020 ने इस दिशा में क्या कदम उठाए और NCERTs को कैसे सपोर्ट करें? Thank you so much, Harpreet, for this significant question. Firstly, I would like to congratulate all our stakeholders, including all the students, parents, teachers, and everybody, the school system and education system, that National Education Policy 2020 is completing its 6th year. So we are celebrating the anniversary of NEP 2020 this year. And thank you so much, Professor Pratima and Shrija ma'am, for giving a direction to this thoughtful discussion. Like, we are already talking about the National Education Policy 2020 and the provisions of the policy. The very first important point that the policy highlights is the dropout rates. Now, the dropout rates are already declining, already increasing across the country. So, the policy talks about how we can curtail these dropout rates and how we can increase the retention across the country. So, the policy talks about the universal access to education for everybody, and as my colleagues have already shared, there is a specific category which is falling under the SEDGs, which we also call the socio-economically disadvantaged groups, wherein we talk about the female and the transgenders, we talk about the minorities, we talk about the geographical locations, the people who are living in far areas, then we have the SC, STs and OBCs. So basically these category, the people under these categories, they have been disadvantaged from a very, very long time, we can say, and they were not having the access to education.
education, right? Right. So the policy specifically highlights the various provisions for these people. Like first and foremost, it talks about the efficient and sufficient infrastructure. For example, a very important scheme under this is the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya. This is a scheme specifically meant for girls, the girls who belong to the socioeconomically disadvantaged groups, right? And this, under this scheme, these girls are being provided the free boarding, lodging and education facilities. According to this scheme, the National Education Policy is also working towards the strengthening of this scheme and expansion of these schools across the country. Then the policy also talks about the regular trained teaching staff and alternative education centers. So along with that, when we are talking about the National Education Policy, let us talk about the NCFs. Like Professor Pratima has talked about, the National Curriculum Frameworks, who are responsible for taking the initiative of the policy ahead, also talks about the physical access for everybody, irrespective of the gender, irrespective of the socio-economic class and other differences. The policy talks about same equal access in physical infrastructure, in terms of curriculum, in terms of pedagogy, and that is why the policy talks about the Gender Inclusion Fund as well. Like under this Gender Inclusion Fund, the fund will be utilized for improvement of the status of the level of education among the children and the socio-economic disadvantaged categories. So if we just see the next slide, then we can see that how the NCFs has been working towards the policy intervention. Right. So these two frameworks, I think all the teachers and the students must have seen how the NCFs echoes the concern of SEDGs. It talks about the safety and security. We must have observed that there are a lot of instances wherein in the schools or even outside the school there have been violence. There have been many instances of bullying and harassment and discrimination. So the policy clearly says that the school, will be free from the any discrimination, any harassment and bullying. Another aspect, it talks about representation of all the genders and the socio-economic backgrounds so that their lived realities can be presented in the textbooks and in the examples used by the teachers as well in the classroom processes, so that we can develop an inclusive and equitable ecosystem in the school. So there are many gender concerns basically which you highlighted Right. through these pictures. Right. If you can see very clearly, we have seen, I think, most of the girls, it has been seen in the data, that is recent data, that there is a decline in enrollment of females in the school. And as you can see in the picture, because most of the time it is the boys who are being encouraged to go into the fields such as science, technology, engineering and mathematics. So most of the time it has been seen that girls' representation in these fields has been quite low. So the policy encourages the girls and all the disadvantaged groups to enter these fields. And there are other concerns as well. Like for example, there is a physical infrastructure in terms of functional toilets. So this is a very big factor, that plays a role in the declining enrollment, specifically in terms of girls, if we see, because the functional toilets are not available in the school, and that is why most of the girls, they just stay at their homes. Another factor of their declining enrollment is also their social responsibilities that the girls need to follow in the school, in their home, right? So here also you can see that boys' education, they focus purely on academic and professional success, and there are some traditional expectation from the boys, like they should not cry. So these are the stereotypes that are being reinforced through school education. So there are certain gender concerns in school, as I have already mentioned, that there is a lack of adequate infrastructure. The schooling processes also somehow reinforce the gender stereotypes. Along with that, we have gender-based violence. It is not always the physical abuse, but along with that, we have the verbal and emotional abuse as well, apart from humiliation and intimidation. Yes. So what key strategies we are looking forward to create an inclusive learning space? Like as we are talking about the policy, it talks about Sabki Bhagidari. It talks about Samanta.
सभी की समानता, सभी का रिप्रेजेंटेशन हमारे विद्यालय में हो, पूरे सिस्टम में हो, पूरी सोसाइटी में हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम किसी को भी पीछे ना छोड़ते हुए सभी को एक साथ लेके आगे चले। आप देख रहे होंगे गर्ल्स, दे आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन साइंस एक्सपेरिमेंट्स, राइट? We have the differently abled students as well in the system. We have both male teachers and female teachers who are collaboratively working alongside. स्पोर्ट्स में भी हम देख रहे हैं कि गर्ल्स Yes, yes. Even जी. the new NCERT textbooks, I must say that in our new NCERT textbooks like physical education and well-being, it has been shown very explicitly how girls and boys are playing together in collaborative manner. Yeah. Right? So these are certain key strategies which can be used to create an inclusive learning space. First and foremost, to ensure integration of gender through policies, school culture, environment and community relationships. Here I must highlight that community relationship is equally important along with the school environment. Right. So mixed group collaboration, as you have seen in the picture, and unbiased textbooks. You already talked about yes, that, yeah. and gender neutral language should also be there. Yes. Right? Then safe infrastructure already should be mentioned. there, and anti-discrimination policies must also be there, and utilization of gender inclusion fund so that we can move towards the interventions of the policy. Another important point that the policy highlights is the special education zones. Now these zones are specifically the regions with the larger population from the educationally disadvantaged groups, so that these regions can be considered as special education zones, and the schemes and the policies which are to be implemented, they can be implemented to the maximum, so Right. that we can achieve the goal of universal access of education to all. Another highlight is the gender inclusion fund, which I think I have already, You've already discussed covered. about. Right. So, So how basically, all these things can be integrated in school textbooks? What all has been done? If you can just throw light on the same. yes, as well. yes, definitely. I think we have seen the newly developed NCERT textbooks have taken into consideration the representation of all the genders, of all the backgrounds, the people from different backgrounds who have been disadvantaged since past many decades, Yeah. past many centuries, I must say. So if you can see that in the pedagogy of language, in the pedagogy of social sciences, you can see like how we have represented women in the empowered roles, right? You can see that women are equally contributing to the voting, True. right? So it means that they are shown in an aware situation wherein they are equally aware which people they are going to choose, that they are also having their autonomy. Here also you can see we have certain Indian women who have contributed to the building of the nation, and they as a role model are being included in the textbook, so that our generation, the future generation, also gets motivated and encouraged Right. to learn from them. Yes. So here we have prioritized the reconstruction of the household roles, as well as Professor Pratima has already highlighted. And specifically I would like to show the physical education and well-being textbooks, if you can show that. Sure. Yeah, here it was also the pedagogy of science. You must have seen that Indian women and scientists who have contributed a lot in the field of STEM, they have never given that recognition, right? So their undue recognition has been given the space in the newly developed NCERT textbooks. Like you can see, Anamani is there, Janaki Ammal is also there. Even in NCERT we have a separate block under the name of Janaki Ammal. I must highlight over here. So in the next slide, if you can see that this, I really want to highlight that the Department of Gender Studies is also working towards a supplementary reader, and this is, we are highlighting the biographies of Indian women specifically who have contributed in the field of science, technology, engineering and mathematics. Right. Right. So this is how women who have historically had limited access to science and technology, now the picture has been changed. They're coming at the forefront. Yes. Right. So this is a physical education and well-being textbook wherein you can see both boys and girls are playing together, discussing with each other. And one more thing which the book highlights is that sports usually was considered as a male field, but right now this image has been changed. The book has tried to change that image. If you see the next slide. Well, and already we are achieving a lot of medals in Commonwealth Games. Right, definitely. So there's a separate chapter Yeah. for women in sports in the textbook
which has been specifically taken for that. Right, and teachers also have a very important role to play when it comes to quality education, gender inclusion. If you can just Yes. explain this. Yes, definitely. The role of teacher is quite pertinent in making this whole school education an inclusive system. As you can see that the teacher is creating a classroom wherein every child is having that opportunity to share their ideas, right? You can see the role models in front of you, the role models who have given a lot of contribution in building of the nation. Then you can see the different responsibilities which are divided among the students. So this is how they will become an independent citizen of the country. And it also talks about the gender inclusion fund, how that can be used. Right. So how the teacher can, play an important role? They can unlearn their own baggage of prejudices, right? Because they also come from the society, Right. right? Then through what ways they can create this environment? Through the screening of movies, documentaries, and different projects also can be taken up in the class. Along with that, some stories about the contribution of some successful women in different profession, as we have seen in different subjects. But nothing is possible without community participation, right? Definitely. Yes, community intervention is very important because it is a collaborative effort, right? School alone or the teachers alone cannot do any change in the system. So along with that, the community plays a very important role. How the community can play an important role, that we have to see. For example, the community can see the number of students in their area who are dropout, right? So first of all, identify those students and then see what were the gaps. What were the reason why, because of which the students dropped out from the school, right? And then collectively they can think about different various strategies so that they can be brought back to the school. True. So this is how we can imagine a whole school approach wherein everybody is a part of the system and leaving no stone unturned in that. And when So- it comes to quality education, okay, we need to have the participation of all the members of society, people coming from different walks of life. But again, then we need to have a content accordingly. We are talking about experiential learning. So, Professor Pratima, you have got a lot of TLMs for us. So I really want to ask you that how do you think that we can enhance the quality of education in aspirational districts, especially when it comes to focusing on inclusive learning in schools and making it joyful as well? या हरप्रीत जी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP जो है ये 2018 में लॉन्च किया गया था. जंप करने से पहले मैं थोड़ा सा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बता देना चाहती हूँ. और इस नीति आयोग ने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, जिनका बेसिस जो है वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, जिसको 30% वेटेज दिया गया है. एजुकेशन 30% वेटेज दिया गया है. एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज हैं. एंड देन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको भी 10% वेटेज दिया गया है. और इसके बारे में पहले एक प्रोग्राम चलता था, हम इनको कहते थे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स. तो पीएम ने खुद से इसमें इंटरवेंशन किया था कि इसका टाइटल बैकवर्ड से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चेंज होना चाहिए, बिकॉज बैकवर्ड से एक नेगेटिव कन्नोटेशन आता है. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आता है कि मीन्स की एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मीन्स कि देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर डेवलपमेंट. सो इसका नाम इसीलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स किया गया है. और इसमें मैंने आपको बताया कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो एनसीईआरटी ने लिए थे उनके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर चुकी हूँ. उसके अलावा निष्ठा जो एक नेशन वाइड प्रोग्राम चलता है, ये नेशनल इनिशिएटिव्स फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम है. और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओवर 63.17 lakh मीन्स 6.31 million teachers have been trained across India under the various Nishtha programs. I mean, Parak is also very interesting initiative. Yes, yeah, I am coming to that. Means like Parak it's a performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development program. So ये डिज़ाइन किया गया है कि ताकि स्टैंडर्डाइज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग सर्वेस किए जा सकें और उससे कॉम्पिटेंसीज को का जो स्तर है हमारे देश में
ग्रेड वाइज वो और सब्जेक्ट वाइज वो हमें पता लग सके, ताकि हम इंटरवेंशंस देना हमें आसान हो जाए। उसी तरह से एक प्रशस्त ऐप है, तो प्रशस्त ऐप जो है वो इंक्लूसिव स्क्रीनिंग के लिए काम करती है कि पहले से ही ये पता चल जाता है कि इस बच्चे के अंदर ये डिसेबिलिटी है और उसी के आधार पर उस डिसेबिलिटी को कैसे एड्रेस करना है वो समय रहते जो है वो हम और यहाँ पर हम लेबलिंग की बात नहीं करते, हम सिर्फ अर्ली स्क्रीनिंग की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई जादुई पिटारा अगेन एक वंडरफुल इनिशिएटिव है, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आपने NCFFS के बारे में भी बताया है, और ये किड्स जो आपने स्टार्टिंग में भी सब में कुछ मेंशन करी थी आपने। अब एक अर्थ मंजूषा किट है जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए ग्रेड 9 से 12 के लिए बनाई गई थी, और ये अभी प्रोसेस में है और जैम पर जल्द ही उपलब्ध होगी। इसके अंतर्गत एक 2023 से 2025 के बीच में ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ KRPs कंडक्ट किया गया था ऑन द यूज ऑफ दिस किट, एजुकेशनल किट। सो ये सेकेंडरी इकोनॉमिक्स एजुकेशनल किट है, इसको सीख भी हम कहते हैं, और अर्थ मंजूषा बिकॉज अर्थ मंजूषा मतलब बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट्स हमने लिए थे वो इकोनॉमिक्स बेस्ड थे, लेकिन ये इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट को लेकर के और इंक्लूसिव एस्पेक्ट को लेकर के ये किट बनाई गई है। तो ये अर्थ मंजूषा एंड इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंक्लूसिव एजुकेशनल किट के नाम से हम ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज NCERT ने डेवलप करे हैं। जादुई पिटारा है, आपने अर्थ मंजूषा किट की बात करी, हमारे पास किताब एक पढ़े अनेक वाले एक अमेजिंग इनिशिएटिव है, और ये कुछ TLMs आप लेकर आए, इस पर भी हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। उससे पहले मैं बताऊंगी कि हमने SCERT देहरादून उत्तराखंड के जो हमारे हरिद्वार और उधम सिंह नगर ये 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसमें भी हमने ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था, जिसमें कि SCERT के माध्यम से हमने 48 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग लेक्चरर्स और PGTs को हमने ट्रेन किया था। उसी तरह से RSCERT उदयपुर राजस्थान, जिसमें कि बारन, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सिरोही, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको फोकस करके 40 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट लेक्चरर्स को हमने इसमें ट्रेन किया था। और ये मैं कुछ अभी आपको TLM दिखाना चाहूंगी जो किट आइटम्स हैं इसी अर्थ मंजूषा के। ये रिंग टॉस गेम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस रिंग टॉस गेम को डिज़ाइन किया गया था कि टू आइडेंटिफाई वेरियस करेंसी नोट्स, और इसी के साथ ही एक हम इसमें टीचर्स के हेल्प के लिए एक हमारे पास बुकलेट भी है। तो इस बुकलेट के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसी के अंदर जो करेंसी नोट्स हैं उनको भी दिया गया है। अब इस TLM को कैसे हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो ये स्टिक्स हैं जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और जो ये ऐसे डिजीज को ध्यान में रखते हुए इनको बनाया गया था कि ट्राइबल, रूरल और डिफिकल्ट टेराइन एरिया में भी ये रिसोर्सेज उपलब्ध हो जाएं इजीली। तो ये हमारे यहाँ तो इसको सरकंडे की लकड़ी बोलते हैं, ये मिलती है बहुत ही मतलब सस्ते दामों पर। इसको यूज करके ये स्टिक्स बनाई गई थी, और इसी तरह से ये रिंग जो है जिसको कि इस पर फेंक करके ये बच्चे जो हैं रिंग को टॉस करके इस गेम को खेलते हैं। अब इस गेम में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टीचर्स की हेल्प के लिए एक बुकलेट भी दी गई है। इस बुकलेट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर बच्चों को देने हैं। अब वो ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, टीचर भी इनको करा सकती है एक्टिविटी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए भी इस एक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं, असेसमेंट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बनाए गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आई हैव ऑन माई रिवर साइड अ पिक्चर ऑफ रानी की वाव। रानी की वाव is a step well situated in the town called पाटन in गुजरात। अब ये बच्चों से ये पूछा गया है कि आप ये बताइए, आप रिंग फेंकिए कि इस क्वेश्चन के आधार पे आपको लगता है कि रानी की वाव कौन से नोट पर छपी हुई है। यानी देखिए नोट तो हम सभी यूज करते हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का लेकर के 2000 तक का पहले करते थे, अब 500 तक का। तो इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये 100 रुपए का नोट है, लेकिन उसके बैक साइड में, रिवर्स साइड में क्या दिया हुआ है हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो 100 रुपए के नोट पर ये रानी की वाव छपी हुई है, और बच्चा जो है ये रिंग को फेंक के ये बता देगा कि ये
इसका करेक्ट आंसर ये है, टीचर विल आइडेंटिफाई। अब इस गेम के थ्रू दो हमारी चीज़ें हमें दो कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो रही हैं। एक तो बच्चा आइडेंटिफाई कर पा रहा है वेरियस करेंसी नोट्स, ना कि एक इसकी फ्रंट साइड बल्कि इसकी बैक साइड को भी जान पा रहा है। दूसरा जो कल्चरल हेरिटेज है, उस कल्चरल हेरिटेज के बारे में भी इस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा इसको जान पा रहा है। और हमारे पास कई सारी कॉमिक्स बुक्स भी हैं जो स्लाइड्स में भी हैं, आप लेकर भी आए मैम। बहुत जल्दी से आप वो शो कर दीजिए, कुछ कार्ड्स हैं जिनके थ्रू चीज़ों को समझा जा सकता है। यस यस जी। इसी क्रम में मैं आपके सामने ये कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर एक्चुअली क्या है, जो ये कार्ड वाला गेम है, इसमें ये कार्ड सॉर्टिंग गेम है, इसको सॉर्ट करना है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये होल्स बने हुए हैं। इन होल्स का अपना एक बाइनरी मेथड होता है, एक टर्नरी मेथड होता है, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले टीचर्स जानते हैं, उनका उस तकनीक का उपयोग किया गया है। और इसमें देश के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनकी हेल्प ली गई है। तो अब ये तो इसके डिज़ाइन की बात हुई। दूसरा, इस पे क्या छपा हुआ है, ये पूरा का पूरा हमारा जो हेरिटेज ऑफ इंडियन कॉइनेज है, वो ये 52 कार्ड्स, बिकॉज बच्चे जो है कार्ड्स को खेलना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए ये 52 कार्ड्स लिए हैं और वो उसी का साइज लिया है। तो इसमें हम अगर देखें 5 मार्क कॉइन से लेकर के और इसके अंदर जो हमारा इंडियन रुपी है उस तक ये पूरा का पूरा एक क्रम में इसको दिखाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग TLMs है, बट आप बहुत जल्दी से बता दीजिए, कोई इन्हें एक्सेस करना चाहे कहाँ से वो इन्हें ले सकता है? आप बस हाँ, जैसा कि मैंने हरप्रीत अभी शुरुआत में बताया था कि ये प्रोसेस में है और जल्द ही ये जैम पर उपलब्ध हो। वेरी नाइस। और ये तो है कि बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, आप इन्हें यूज कर सकते हैं, घर पर यूज कर सकते हैं, स्कूल में यूज कर सकते हैं। अभी जो भी चीजें हो रही हैं इसमें गवर्नमेंट का डेफिनेटली सपोर्ट है, वरना उसके बिना कोई भी इनिशिएटिव जो है वो ग्राउंड लेवल तक या कहें लास्ट माइल लर्नर तक नहीं पहुंच सकता। सृजा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी इन सभी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में थोड़ा जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं स्पेसिफिकली क्योंकि हमारा थीम है SEDGs के लिए। हम ये भी बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो उस चीज़ का ही बेनिफिट्स का लाभ नहीं उठा पाए, उन्हें आगे लेके आना है। तो कौन सी वो स्कीम्स हैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही हैं अब तक? Thank you, Harpreet. We have heard enough of the initiatives that we have recommended in NEP and textbook के माध्यम से वो कितना हमने उसको translate भी किया है. But as Harpreet has asked in terms of schemes, I would just give you an overview. Yeah. That from the ministry there are 5 main schemes. One is the Samagra Shiksha scheme, which is the flagship scheme for implementation of this NEP as well as RTE. In this, what are the components that address the need of accessibility, inclusiveness and equitableness, that we shall just tell you. That is, under Samagra Shiksha we provide funds for setting up schools in the remote corners where there is not other schools available. Then we provide assistance for upgradation of schools from primary and upper primary to secondary level. Then, as was said by our earlier speaker, there is funding given for Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas, which is set up in educationally backward blocks, and wherein we want to promote the girls' education. And we should say that the girls who are passing out of these hostels do get hostels as well as schools are well placed in the society. They take up good jobs and they are that transformation has taken place in their lives. Then we also provide assistance for the Netaji Residential Avasya Vidyalaya. This again is for hostel accommodation for boys and girls who are from again backward areas, aspirational districts, blocks, as well as out of school children, street children. They are accommodated in this Netaji Vidyalayas to help them complete their education which was restrained because of either economic or social reasons. Then we also give uniforms to all children, all girl children as well as to boys from the SEDG groups, so up to class 8. Then textbooks are given to all boys and girls up to class 8. Then midday meal is provided to under PM Poshan scheme up to class 8.
and we also have a merit scholarship scheme, that is under Right to Education Act. All children are covered under Samagra Shiksha for free education up to class 8, but to enable the children from the economically backward sections to complete their education up to the secondary level, the government has introduced the National Means Cum Merit Scholarship Scheme. This scheme, the bright students give their selection exam at class 7 or 8, and based on their marks they get selected for this merit scholarship scheme, which is around rupees 12,000 per annum is given for 4 years from class 9 to class 12. Again, it is based on their performance at each class level. And recently we are happy to announce that the students of this merit scholarship scheme also happened to go to Japan on a mutual exchange program, wherein they got the opportunity to visit Japan also and all the scientific institutes over there. Then we also, as part of community access, that is community participation was emphasized for reaching out to the last mile. We have a scheme called the Vidyanjali, which is a community school volunteer initiative. Here all the government schools are onboarded on a portal, and volunteers, be they individuals, CSR, civil society, or even institutions, government institutions, can participate by either in the form of assets or services. That's or lovely. they can even adopt a school, or they can take about 10 to 15 schools in a district. Like as a bulk also you can contribute, and wherein the community directly gets in touch with the government schools, and they can do any interventions which they would like to That's very contribute. nice. So these are some of the broad initiatives which I have quickly summing up. There are more other initiatives Yes. which And are where the- they can watch about or get the information about these initiatives. all Just these mention the website. initiatives are there on our departmental website, and it is also available in other public domain sites wherever the parliament website also. All these questions are raised in the parliament, and detailed That's answers amazing. are given. So our Sansad website also you can always visit for more details on these schemes, plus also our DOSAL website. So we have Thank you limited all. time. That's why we couldn't bring you all the information, but we tried to bring as much as possible for you. और मैम ने वेबसाइट्स मेंशन की हैं, प्लीज़ वहाँ सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को आप देखें, उनका फ़ायदा उठाएं. और यहाँ पर मैं डेफिनेटली थैंक यू करना चाहूँगी इस वंडरफुल डिस्कशन के लिए जो आज हमने किया ऑन द थीम इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन NEP 2020. Shreja ma'am, Professor Pratima, Dr. Shweta, thank you so much for your valuable contribution, for Thank all you all. this excellent information that you shared with us. और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी दोनों ISL इंटरप्रेटर्स का, मिस शिखा, मिस अनुष्का, एंड हमारी पूरी टीम का, जिनकी वजह से ये सेशन हम सक्सेसफुली आप तक पहुंचा सके. सो वी आर wrapping up day 2 here, but tomorrow on day 3 we will be talking about yet another very important policy document that's going to be NCF's NEP 2020. So please stay tuned, because this is the celebration, week-long celebration going on for NEP 2020 under the umbrella theme of NEP 2020 Empowering SEDGs. With this, it's a wrap. This is me, Harpreet Kaur, signing off, and we'll join you shortly. Namaskar.